दोस्तों ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें ये जो ऊपर की साइड में आप ये वाइट पार्ट देख रहे हैं, ये गुजरात का जो कच्छ का रण कहलाता है वो पार्ट है। यहाँ लवण की ज़्यादा मात्रा होने के कारण भूमि के ऊपर एक तरह से सफ़ेद परत जम जाती है। तो जो गुजरात के तट के आसपास वाला जो पार्ट है वो गुजरात का तटीय मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ खंभात की खाड़ी वाले जो पार्ट से लेकर के और यहाँ पश्चिम में कन्याकुमारी तक जो पार्ट जा रहा है, ये पश्चिमी तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तटीय प्रदेश अनेक विभागों में डिवाइड है। नॉर्थ साइड में जो ये पार्ट है गुजरात के आसपास, ये गुजरात तटीय मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये यहाँ जो खंभात की खाड़ी से लेकर ये वाला जो पार्ट आता है, मुंबई से गोवा तक का पार्ट खासतौर से माना जाता है। इसमें जो कोंकण प्रदेश वाला पार्ट आता है, और कोंकण प्रदेश के बाद में फिर नीचे की साइड में यहाँ मालाबार का तटीय प्रदेश आ जाता है। कोंकण और मालाबार के बीच वाला जो कुछ पार्ट है जो कन्नड़ तटीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, या जो कर्नाटक का तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम मैसूर का या कर्नाटक का या कन्नड़ का तटीय मैदान भी कहते हैं। दोस्तों जो मालाबार वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, ये केरल खास तौर से स्टेट्स में पड़ता है। यहाँ लेगून झील्स पाई जाती हैं, जिन्हें कयाल भी कहते हैं, लेगून भी कहते हैं। अक्सर हमसे कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि लेगून झील्स कहाँ पाई जाती हैं, तो ये तटीय प्रदेश में और ख़ास तौर से केरल के तटीय प्रदेश के आसपास वाला जो पार्ट है वहाँ पाई जाती हैं झीलें। कुछ लेगून्स या कयाल झील्स जो होती हैं वो पूर्वी तटीय प्रदेश में भी पाई जाती हैं, लेकिन पश्चिमी तटीय प्रदेश में ही ज़्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों यह आप पार्ट देखिए, ये जो आपको ऊंचा पार्ट दिखाई दे रहा है, यह पश्चिमी घाट पर्वत है, जिन्हें हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो इन पश्चिमी घाट पर्वतों के और इधर की साइड वाला जो आपका ये पार्ट है, ये अरब सागर का पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स के बीच में जो ये जो पार्ट है, ये देखिए ये वाला पार्ट है, यह पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, इसकी जो पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, इसकी सबसे खास बात क्या है कि इधर की साइड से जब हम इधर की साइड में जाते हैं तो एकदम से ऊंचाई एकदम से बढ़ती है। इसलिए इस पार्ट्स में जो नदियाँ होती हैं बहुत लंबी नदियाँ नहीं होती, बहुत छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इन्हीं में से नदियाँ निकलती हैं और इधर की साइड में अरब सागर में गिरती हैं। बहुत लंबी नदियाँ इस पार्ट में नहीं पाई जाती हैं, छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं। जो बड़ी नदियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं इस पार्ट में, ये जो पार्ट देखिए आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो भ्रंश घाटी का पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नर्मदा और ताप्ती नदियों का पार्ट है जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। जैसे नर्मदा नदी आप जानते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है, उन दोनों के बीच की जो भ्रंश घाटी है उसमें से प्रवाहित होती है। और नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। कई बार हमसे कंपटीशन में पूछते हैं निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी है ज्वार नदमुख है। इसका मतलब क्या होता है कि नदी लास्ट में जब समुद्र में गिरती है तो वहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। डेल्टा में क्या होता है, जब नदी समुद्र में आके गिरेगी तो इस तरह से चारों जो समुद्र किनारे वाले पार्ट में अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है और इस तरह से उसका जल समुद्र में विसर्जित होता है, तो वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ होती हैं वो सीधी यहाँ से बहती हुई आती हैं और लास्ट में सीधी आके अपनी घाटियाँ जो इनकी गहरी होती है उसमें सीधा समुद्र में विसर्जित हो जाती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार नहीं, बहुत बार ये प्रश्न कंपटीशन में पूछा जा चुका है, अक्सर हमसे पूछते भी हैं। भारत की अधिकांश नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और बहुत कम नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो मुख्य जो नदियाँ हैं इंडिया की जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं कौन सी होगी आपकी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये इसी पार्ट में प्रवाहित होती हैं। इसके बाद में ये जो पश्चिमी जो तटीय मैदानों वाला जो पार्ट है, ये है पार्ट अधिक कटाफटा है। देखिए आप इसको देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे जो पर्वत हैं जो पश्चिम घाट पर्वत हैं उनमें बहुत सारी जगह जो कटाव वगैरह है, तो यानी कटे फटे जो तटीय प्रदेश हैं ये। तो इन कटे फटे तटीय प्रदेश का फ़ायदा क्या होता है कि अब बंदरगाह ज़्यादा डेवलप होते हैं। भारत के जो सबसे ज़्यादा जो बंदरगाह पाए जाते हैं वो पश्चिम तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं और बड़े बंदरगाह यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बंदरगाह में जो समुद्रों में जो जहाज़ वगैरह जाते हैं उनको पर्याप्त गहराई भी चाहिए। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश के आसपास पर्याप्त गहराई पाई जाती है, बंदरगाहों के लिए अनुकूल कंडीशन पाई जाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय प्रदेश के आसपास बंदरगाह की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमी तटीय प्रदेश ज़्यादा कटे फटे हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश की जो
औसत चौड़ाई है, देखिए ये वाला जो पार्ट की जो चौड़ाई है, ये एवरेज चौड़ाई है लगभग 65 किलोमीटर के आसपास। एक औसत जो चौड़ाई मानी जाती है वो 65 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। इस पार्ट को जैसे हमने पहले बताया आपको, ऊपर वाला पार्ट आपका ये गुजरात का तटीय मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में ये जो नीचे वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट जाएगा आपका कोंकण तटीय मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में फिर ये आपका कर्नाटक मैसूर या कर्नाटक के तटीय मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में जो पार्ट आपका नीचे वाला पार्ट है, ये मालाबार तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इस तटीय प्रदेश की खास बातें हुई। दोस्तों इम्पोर्टेंट एक और चीज़ जो आपको मैंने बता दी है, इस पश्चिमी तटीय प्रदेश में जो कयाल लेगून या अनूप झील जिन्हें कहते हैं, यानी अनूप भी कहते हैं, अनूप झील भी कहते हैं, कयाल झील भी कहते हैं और लेगून्स भी कहते हैं, वो इसी पश्चिमी तटीय प्रदेश में मालाबार तट के आसपास वाला जो इलाका है, ये जो केरल के आसपास वाला जो इलाका है, यहाँ झीलें पाई जाती हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं यहाँ पर। और कुछ झीलें जो पूर्वी तटीय प्रदेश में भी पाई जाती हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा पूर्वी तटीय प्रदेश। दोस्तों ये जो हमारा पार्ट है, ये पूर्वी तटीय प्रदेश का पार्ट है। ये देखिए, ये जो पार्ट हो गया आपका, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदियाँ और गंगा नदियाँ आके समुद्र में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो यहाँ ये जो डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है ये। और इसके बाद में ये आपके हमारा जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, इसकी स्टार्टिंग होती है। यहाँ से देखिए, ये जो पार्ट आ गया पूरा, ये पूर्वी तटीय प्रदेश का पार्ट आ गया। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूर्वी तटीय प्रदेश का पार्ट है। दोस्तों जो पूर्वी तटीय प्रदेश जैसा आप देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, यह बजाय पश्चिमी तटीय प्रदेश के, देखिए जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है उसकी चौड़ाई कम है, और जो पूर्वी तटीय प्रदेश है जो आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ये देखिए, ये जो चौड़ाई है पूर्वी तटीय प्रदेश की, ये ज़्यादा चौड़ाई है पश्चिमी तटीय प्रदेश के बजाय। कई बार हमसे कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसमें क्या लिखें, कैसे आंसर दें। तो यही इसका तुलनात्मक अध्ययन होता है। हम एक एक पॉइंट को लेंगे, जैसे इसकी चौड़ाई, पश्चिमी तटीय प्रदेश की चौड़ाई कम है, पूर्वी तटीय प्रदेश की चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, पश्चिमी तटीय प्रदेश एकदम से ऊंचा है, पूर्वी तटीय प्रदेश का जो स्लोप है वो धीरे धीरे होता है, मतलब एकदम से इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती है। पूर्वी तटीय प्रदेश की चौड़ाई ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमी तटीय प्रदेश ज़्यादा कटाफटा है, इसलिए उसमें बंदरगाह ज़्यादा पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश है वो कम कटाफटा होने के कारण उसमें बंदरगाह वगैरह कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जिस तरह से हमने पश्चिमी तटीय प्रदेश को डिवाइड किया था, ठीक उसी तरह से हम पूर्वी तटीय प्रदेश को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उत्कल का तटीय मैदान आता है। उत्कल का मतलब आप जानते हैं उड़ीसा से। तो ये उड़ीसा जो स्टेट है उसके पास में ये जो तटीय मैदान पाया जाता है, वो उत्कल का तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। जो आपका ये वाला जो पार्ट आएगा, ये उत्कल के तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, उत्कल या उड़ीसा। यहाँ की मुख्य जो नदी है वो महानदी है, आप जानते हैं महानदी, जिस पर हीराकुंड जो बांध है वो बनाया गया है, वो इसी नदी पर बनाया गया है। और उसके बाद में जो उत्कल का तटीय मैदान है, उसके बाद में जो हमारा पार्ट आता है वो आंध्र का या काकीनाडा का तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। जो आंध्र प्रदेश जो पुराना स्टेट था, आजकल आंध्र प्रदेश तेलंगाना में डिवाइड हो गई है, दोनों स्टेट अलग अलग बन गए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो काकीनाडा के तट के नाम से जाना जाता है, नीचे वाला पार्ट उसके बाद में। यानी सबसे पहले आपका उत्कल का तटीय मैदान, फिर उसके बाद में काकीनाडा का तटीय मैदान, और फिर उसके बाद में जो हम नीचे की साइड में साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, आपका तमिलनाडु का तटीय मैदान के नाम से जाना जाएगा ये। ठीक है, और इस तमिलनाडु का जो तटीय मैदान है, इसी तटीय मैदान को हम साउथ तक अगर ले लें तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कुछ बुक्स में हम पढ़ते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिर्फ दो ही पार्टों से डिवाइड कर रखा है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, इस वाले पार्ट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, और जो नीचे वाला जो पार्ट आता है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। तो इसमें कोरोमंडल का जो तट है वो नीचे एक साइड में पाया जाता है। पश्चिमी तटीय प्रदेश खासतौर से कोंकण तट और मालाबार तट, पूर्वी तटीय प्रदेश उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन तटीय मैदानी प्रदेशों में जो पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश है, इसमें भारत की जो प्रायद्वीप भारत की मुख्य नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती हैं, जैसे कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है, वो इसी पार्ट से प्रवाहित होती हैं। ये पार्ट, इसमें बंदरगाह कम पाए जाते हैं। कई बार हमसे कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है, वो कौन सी चट्टान के उसमें पाया जाता है, एक डॉल्फिन चट्टान है, उसके पास में ये बंदरगाह स्थित है। दोस्तों ये हमने आपको पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का एक संक्षिप्त परिचय दिया है।
कंपटीशन के हिसाब से मैं आपको एक सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न वगैरह आते हैं, तो आप ये देखें कि इसमें कयाल या लेगून झील कौन कौन सी पाई जाती हैं। जैसे पुलिकट झील है, चिल्का झील है, ये लेगून झील के नाम से जानी जाती हैं। जो एस्चुरी बनाती हैं नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो इसमें एस्चुरी बनाती हैं। और जो बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो पूर्व की साइड में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम खासतौर से देखते हैं तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और इधर की साइड में जो हम जाते हैं तो ऊंचाई कम होती जाती है। इसलिए जो नदियों का जो पानी है वो इस साइड से इस साइड में ही प्रवाहित होता है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ ये नदियाँ होती हैं जो प्रवाहित होकर अपना जल विसर्जित करती हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप बुक्स में से इसका देख लें पूरा, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बात करें। इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। आगे हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक